हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इससे पहले जितने भी होम साइंस सेकंड पेपर के क्वेश्चंस हमने किए थे, वो ऑलमोस्ट हमने 2 से 3 पीडीएफ आपके थ्री नहीं ऑलमोस्ट 3 to 4 पीडीएफ हमने सॉल्व किए थे, जिसमें ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन है। 500 प्लस क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आज जो हमारी जो क्वेश्चन की आंसर से हमने एंडिंग की हुई थी, वो थी हमारे 16 नंबर क्वेश्चन से। आज 61 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 150 क्वेश्चन में हम जो है आंसर को सॉल्व करते हुए इसको एंड करेंगे। और कल से जो हमारी क्लासेस होंगी पेपर सेकंड में, यानी होम साइंस का जो सेकंड पेपर है, वो आपका टॉपिक वाइज होगा, जिसमें मैं आपके फूड एंड न्यूट्रिशन के जितने टॉपिक हैं उनमें से जो जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं आपको कल से टॉपिक वाइज सेशन कराऊंगी। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी पेपर मेरे जाते हैं, आपको जो भी मैंने आपको वीडियो मेरे जाते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में जाते हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को मैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व कराती हूँ। पीवाईक्यूज भी हमारे होते हैं और थियरी भी मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द अ पॉपुलर बांधनी टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन गुजरात इज कॉल्ड। ये बेसिकली पूछ रहा है गुजरात में उत्पादित एक लोकप्रिय बांधनी वस्त्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन गिवन है आपके घरचोला, पटोला या फिर पैटम, यानी सॉरी पट्टम या फिर इक्कत। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द घर चोला, यानी जो गुजरात की बांधनी पेंटिंग है, सॉरी बांधनी वस्त्र है, उसको घर चोला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज गुजरात की दोहरी इक्कत बुनाई परंपरा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन गिवन है आपका लेपचा, मशरू, पौठानी या पटोला। बेसिकली ये गुजरात की जो इक्कत कढ़ाई है, और इक्कत में भी एक हमारी एक इक्कत होती है और एक दोहरी इक्कत होती है, यानी एक सिंगल इक्कत होती है और दूसरा हमारा डबल इक्कत होती है। जो डबल इक्कत है, यानी जो दोहरी इक्कत है, उस बुनाई को क्या कहा जाता है। लिप्चा, मसरू, पौठानी या पटोला। इसको बेसिकली जाना जाता है पटोला के नेम से। एक मिनट, मैं यहाँ पे ये चूज कर लेती हूँ। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन, यानी घरचोला। घरचोला के नाम से इसे जाना जाता है, जो वहाँ की बांधनी होती है, गुजरात की बांधनी को हम घरचोला के नाम से, एंड द गुजरात की दो दोहरी इक्कत कढ़ाई होती है, उसे हम पटोला के नाम से जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत माइनर डिफरेंस ये है कि जो बांधनी वस्त्र है वो घरचोला होता है, और दोहरी इक्कत बेसिकली जो होता है वो पटोला के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट वन इज इन गुजरात द ट्रेडिशनल ओढ़ानी, जो ओढ़नी होती है, यानी ओढ़नी फॉर अ मुस्लिम ब्राइड इन रेड एंड ब्लैक कलर इज कॉल्ड। यानी जो गुजरात में मुस्लिम दुल्हन के लिए जो लाल और काले रंग के वस्त्र यानी तैयार किए जाते हैं, जो ओढ़नी होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। चंद्रखानी, आबा, कोरी या फिर बंधास। तो ये जो आपके वस्त्र होते हैं, इन्हें बेसिकली चंद्रखानी नाम से जाना जाता है, यानी चंद्रखानी नाम से, यानी जो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन। इसमें जो आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको मैं डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, दैट आप उसको समझ जाइएगा। और इससे इससे जो चंदबानी, आवा, कोरी, बंधा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिकली उसमें डिटेल में नहीं पूछे जाते हैं, यानी जो इसमें ऑप्शन वाइज ही पूछे जाते हैं। बांधनी ने जिस प्रक्रिया द्वारा बहुरंगी प्रतिरोध डॉट पैटर्न तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन गिवन है आपके छपाई या फिर रेख, लिपाई या फिर हर देना। यानी इन बांधनी मल्टी कलर्ड, इसमें आपको पूछा है मल्टी कलर्ड के बारे में पूछा है। रजिस्टेड डॉट पैटर्न दैट इज प्रोड्यूस बाय प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। ये बेसिकली हमारी कहलाती है छपाई, यानी प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन इज अ ट्रेडिशनल लहरिया, यानी जो लहरिया है, टेक्सटाइल दैट हैज़ अ फाइन चिक्ड पैटर्न क्रिएटेड बाय क्रॉस, ये क्रिस क्रॉसिंग डायगोनल लाइन जो बनाती है, यानी जो चौकदार पैटर्न बनाता है, उसे कौन सी लाइन इसमें जो है बेसिकली क्या कहलाती है। एक पारंपरिक लहरिया कपड़ा जिसमें विकर्ड,
रेखाओं को काटकर एक महीन चौकदार पैटर्न बनाया जाता है, उसे हम मोर्ठा, पिल पिलिया, पोमचा या धानक, इनमें से क्या कहा जाता है? सो जो चौकोर बनती है, यानी जो विकर्ण रेखाएं बनती हैं और वो उन्हें चौकोर पैटर्न बनाया जाता है, वो बेसिकली हमारा धानक कहलाता है। भारत में इक्कत का प्रमुख उत्पादन केंद्र क्या है? एज इट इज क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में पूछे गए थे कि इक्कत का जो कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पे इक्कत की बेसिकली इक्कत जो है किन किन स्टेट से इक्कत को बनाया जाता है, मुख्य उत्पादन केंद्र कौन सा है? सो ऑप्शन आपके गिवन है गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरला या कर्नाटक। सो जो भारत में इक्कत का प्रमुख केंद्र है, उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, वो हमारा है गुजरात, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। यानी जो गुजरात, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, यहाँ से इक्कत का मुख्य उत्पादन केंद्र माना जाता है। द इक्कत टेक्सटाइल प्रोड्यूस इन ओडिशा इज कॉल्ड, जो उड़ीसा में उत्पादित इक्कत वस्त्र है वो किस नाम से जाना जाता है? बंधास, पटोला, पटोला भी हमने क्लियर किया है, तेलिया रुमाल या फिर पोचमपल्ली। सो ये जो आपके रुमाल ये इसमें जो इक्कत टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है वो आता है हमारा बंधास, यानी बंधास। फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सकत पर साड़ी किस राज्य में बनाई जाती है? यानी जो सकत पर साड़ी है वो किस राज्य में बनती है? ऑप्शन गिवन है आपके पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। सो जो सकटकन साड़ी है वो बेसिकली बनाई जाती है उड़ीसा में। नेक्स्ट वन इज तेलिया रुमाल इज द एज ओल्ड इक्कत टेक्निक ऑफ, यानी जो तेलिया रुमाल है सदियों से किस राज्य की सबसे पुरानी इक्कत मानी जाती है? ऑप्शन गिवन है आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा एवं राजस्थान। सो एज वी ऑल नो, जो तेलिया रुमाल है इससे डायरेक्ट यूजीसी नेट में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो तेलिया रुमाल है वो कहाँ का फेमस है, तो वो हमारा आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट वन इज जिस रबर ब्लेड का उपयोग एक एस्बेस्टस को स्क्रीन पर फैली स्याही को धकेलने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन गिवन है आपके स्क्वीजी या फिर लिंक डॉक्टर, डॉक्टर ब्लेड या फिर फीड रोलर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसे जो एक रबर का वो रबड़ के जो ब्लेड्स होते हैं उन्हें स्याही को फैलाने के लिए किया जाता है, वो होते हैं हमारे लाइन डॉटर। क्या होते हैं? लिंक डॉटर, यानी जो लिंक डॉटर है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लिंक डॉक्टर जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज वस्त्र पहनने के परिणाम स्वरूप किस परिधान के स्थानीय क्षेत्र में रंग बदलना कहलाता है? ऑप्शन गिवन है बर, ऑर्कोमेटिस, टेलिंग या फिर रंग घर्षण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द टेलिंग। इसमें कुछ न्यू इसमें वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, लाइक बर है, अक्रोमेटिज्म है, या फिर आपके रंग घर्षण तो आप सभी को पता होगा, कलर एब्रेशंस क्या है इन सभी को पता होगा, लेकिन इसमें जो न्यू न्यू टर्म्स है इसको मैं जो नेक्स्ट सेशन में हमारा होगा उसमें मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। रंजक के अपर्याप्त रूप से कपड़े पर बैठने के परिणाम स्वरूप कपड़े में से रंजक का घर्षण से निकलना कहलाता है, यानी द रमरिंग ऑफ द डाई फ्रॉम अ फैब्रिक एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस डाई पेनिट्रेशंस ऑफ फिक्शंस, यानी जो फिक्शंस होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑप्शन गिवन है आपसे क्रोकिंग, अबस, बेनिन या बैच। सो इसमें से आप सभी को ऑप्शन, ये तो क्रॉकिंग पता होगी, लेकिन इसमें जो आपके अब्रस, बेनिज, बैच गिवन है इन सबको मैं आगे टर्म, जब मैं टर्मोलॉजी की एक क्लास स्पेशल लूँगी, टर्मोलॉजी की जो हमारी क्लासेस चलेंगी टेक्सटाइल में, उसमें मैं ये सारे टर्म्स आपको क्लियर कर दूंगी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बैच। नेक्स्ट वन इज जो असर्शंस रीजन के क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें आपके ऑप्शन गिवन है प्रिंट में आवश्यक गाढ़ापन सोडियम एलिगनेट द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आर आपके ऑप्शन में है क्रियाशील रंजक के साथ कॉटन को प्रिंट करने के लिए सोडियम एलिगनेट का उपयोग किया जाता है, या फिर सोडियम एलिगनेट जो है उपयुक्त होता है।
सो इसमें जो ए और ऑप्शन दोनों ही गलत है, क्योंकि प्रिंट के को जब भी हम प्रिंट करते हैं उसमें गाढ़ापन लाने के लिए यानी उसके अंदर जो है विस्कोसिटी लाने के लिए किसी भी प्रकार का सोडियम का यूज़ नहीं किया जाता है, और ये कॉटन प्रिंट करने के लिए सोडियम लिग्नाइट जो है उपयुक्तशील नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज स्टार्च है। सो ऑलमोस्ट स्टार्च से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार्च इज क्या है? अब ब्रांचेज पॉलिस्टर है, या फिर नथिंग बट प्रोटीन है, और थिकनिंग एजेंट है, सॉल्युबल इन ट्वेलुइन्स है, यानी ट्वेलुइन में घुलनशील है। सो जो स्टार्च है आपका, ये हमारा आ जाता है ए सही है और आर गलत है। यानी इसमें आपका आ जाएगा कि जो एक श्रृंखलादार पॉलीमर है स्टार्च, यानी अ ब्रांचेज ऑफ पॉलीमर्स है, और इसमें जो है एक गाढ़ा करने वाला कारक है। तो इसमें जो एक श्रृंखलादार पॉलीमर है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो श्रृंखलादार, यानी उसमें बहुत सारे ब्रांचेज नहीं होते हैं पॉलीमर्स के। और इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दैट इज़ द, ये एक थिकनिंग एजेंट है। आपने देखा होगा कि स्टार्च को कई सारे फूड में एज ए बनाया जाता है उसको थिकनिंग एजेंट। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि जब भी आप सूप वगैरह बनाते हैं, कॉर्न सूप बनाते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे जब आप उसकी मेकिंग प्रोसेस ख़त्म करते हैं तो वो थिक होने लगता है धीरे धीरे। साथ ही साथ स्टार्च को कॉटन के कपड़े पे अप्लाई भी किया जाता है सो दैट वो जो कपड़ा है वो कड़ा रहे, यानी छूने में उसका टेक्सचर जो है वो कड़ापन महसूस हो। नेक्स्ट वन इज वेट डाइज आर, यानी जो वेट डाई है वो क्या है? सॉल्युबल इन सॉल्वनेट, या फिर सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन नेचर, या फिर रिड्यूस बाय अल्कलाइन सोडियम हाइड्रोसल्फेट, यानी सल्फाइड। सो वेट को मैंने बहुत ही डिटेल में कवर किया है इससे पहले के सेशन में, तो आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर के इसको कर सकते हैं कवर। एक्चुअली मेरा जो पेन है वो छूट गया है, और जब भी मैं इसको इस लैपी को यूज़ करके करती हूँ तो ये इसका कुछ अलग ही ड्रॉ हो जाता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द, प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, यानी नॉट सॉल्युबल इन नेचर, यानी ये जो है सॉल्युबल नहीं है नेचर में। इसके साथ साथ ये soluble in solvent, soluble in water and reduced by alkaline sodium हाइड्रोसल्फाइड के द्वारा। निम्न में से कौन सी छपाई की प्रत्यक्ष शैली नहीं है? अब आपके ऑप्शन पूछा है विच वन इज नॉट अ डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, इनमें से कौन सा डायरेक्ट स्टाइल नहीं है प्रिंटिंग का? ऑप्शन गिवन है स्टेंसिल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई और डाई प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो ये सारी प्रिंटिंग को मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन में किए होंगे तो इन सारे पेंटिंग से जो है आपने बनाए होंगे और किए होंगे। सो मैं आपको यदि आपको इसमें डिटेल समझना होगा तो मैं एक-एक जो टॉपिक आपके टेक्सटाइल के में कवर करूँगी, तो मैं इसमें जितनी भी प्रिंटिंग्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग में ये सब आपको बता दूँगी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द, टाई एंड डाई जो है डायरेक्ट प्रिंटिंग के अंतर्गत नहीं आती है, यानी जो आपकी स्टेंसिल प्रिंटिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है और स्क्रीन प्रिंटिंग है, ये सारे आपके आते हैं। सो स्टेंसिल प्रिंटिंग में जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंट एक शीट होती है, और उस शीट पे आप मोटिव को अप्लाई करते हैं एंड देन स्टेंसिल कटर से आप उसे कट करते हैं, और जिस भी फैब्रिक पे आपको पेस्ट मतलब प्रिंट चाहिए होता है उस फैब्रिक पे आप स्टेंसिल की जो शीट होती है उसको प्रॉपर अटैच करते हैं एंड देन आप प्रिंटिंग कर देते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग आप सभी को पता होगा कि एक ब्लॉक होता है जिसमें कलर को डीप किया जाता है, और स्क्वीज़ पे उस कलर को ऑलमोस्ट जितने कलर हमें रिक्वायरमेंट होते हैं वही हम कपड़े पे लगाते हैं, बाकी कलर हम बाहर ही जो स्क्वीज़ होता है उस पे हम पूरी तरीके से जो है फ़ोम होती है, फ़ोम पे कलर को निकाल देते हैं। टाई एंड डाई में बेसिकली ये डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है, सॉरी ये डायरेक्ट प्रिंटिंग में नहीं आती है। इसमें जो है कलर में इसे डीप किया जाता है एंड जितनी प्रकार की आपकी कलर चाहिए होती है उस हिसाब से इसे जो है इसमें कोई आपको यदि डिज़ाइन चाहिए तो उस डिज़ाइन को भी इसमें पिन के द्वारा या फिर क्वाइन के द्वारा या फिर किसी सीरियल यानी कोई चने को बांध करके या फिर मटर को बांध करके उस तरीके का जो है स्ट्रक्चर निकाला जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में बेसिकली एक स्क्रीन तैयार की जाती है, एक बड़ा फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप
मोटिफ को पेस्ट करते हैं और उसके जितने भी किनारे साइड के बचे होते हैं उस पे आप एनिमल पेंट लगाते हैं सो दैट आपका कलर बाहर ना जाए और जो आपको फिगर आपने उस पे पेस्ट किया हुआ है वही फिगर आप जब कलर करें तो आपके कपड़े पे आए। सो नेक्स्ट वन इज थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग में प्राथमिकता के आधार पर जिन रंगों का उपयोग उपयोग शामिल है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके ऊर्ध्वपातक, ऊर्ध्वपातक नहीं होते हैं, उच्च ऊर्ध्वपातन स्थिरता है या फिर मध्यम ऊर्ध्वपातन स्थिरता है। तो ये जो थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग में जो प्राथमिकता के कारण होते हैं जिन रंगों में उपयोग शामिल होते हैं वो है मध्यम ऊर्ध्वापर्तन स्थिरता उनके अंदर होती है। पानी में 7.0 से कम पीएच वाले पदार्थ को वर्णित करने वाला शब्द क्या है। एसिडिक, अल्कलाइन या फिर नेचर। तो मैंने इससे पहले अभी पीएच से क्वेश्चन पूछा था तो मैंने वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में बताया होगा कि पीएच को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो इसमें हम आपको ऑप्शन ही से बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका एसिडिक। छपे कपड़ों को नम भाप द्वारा उपचारित करना कहलाता है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिंटेड फैब्रिक इज मोस्ट मॉइस्ट स्टीम इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, सीजिंग या फिर डाइंग यानी सुखाना, स्टीमिंग या फिर एजिंग। सो ऐसे जो कपड़े होते हैं उन्हें, क्योंकि भाप पहले ही क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा है नम भाप द्वारा उपचारित किया जाता है तो ये हमारी स्टीमिंग हो जाती है। नेक्स्ट वन इज कुछ परिष्करण कार्यों जैसे कि प्लास्टिक और हीट सेटिंग को संपादित करने के लिए निम्न में से कौन सा एक उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। जे बॉक्स, बेक, कैन या फिर ऑटोक्लेव। सो इसमें जो बेसिकली इसके लिए यूज होता है वो होता है हमारा जे बॉक्स। नेक्स्ट वन इज TRO है क्या है। TRO इज डिस्पोसिंग एजेंट है या फिर एंटी फोमिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। सो जो TRO है वो एक प्रकार का एंटी फोमिंग एजेंट है। नेक्स्ट वन इज Na के NH3 या फिर Al के क्लोरेट के एंड Na जो आपका ये डाइक्रोमेट है ये क्या है, ऑक्सीकारक है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर विलायक यानी सॉल्वनेंट है या इनमें से कोई नहीं है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द, ये एक में से कोई नहीं है, यानी ये ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है एंड द सॉल्वेंट इनलेट नहीं है। सो इसमें नेक्स्ट वन इज विभिन्न तंतुओं पर विभिन्न रंजकों से छपाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक फुल्लन का कारक है, यानी ये आपको स्वेलिंग एजेंट है। इनमें से कौन सा आपका स्वेलिंग एजेंट है। टीन यौगिक, पार्मिलिन केबी या फिर फर्मोसोल या फिर यूरिया। सो जो फुल्लन यानी जो आपके स्पेलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है वो हो जाता है आपका टीन कंपोनेंट्स, यानी टीन यौगिक आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन इज वह पदार्थ जिनमें तंतु और रंजक दोनों के प्रति बंधुता है क्या कहलाता है। ऑक्सीडेट, बाइंडर्स, मॉडरेट या विलायक। सो बाइंडर्स जो होते हैं इनको मैं आपको बता दूं, बाइंडर्स होते हैं जिन्हें कलर में डाला जाता है तो वो फिक्सिंग एजेंट का काम करते हैं। मॉडरेट जो होते हैं, मॉडरेट कलर में मॉडरेट डाल को मिलाया जाता है जिससे उसमें एक कलर को एक कलर जो है आपका जो है अप्लाई करने के बाद वो छूटता नहीं है, यानी वो परमानेंट जो है उस पर रहता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द मॉडरेट, यानी बंधुता के रूप में एज वी कैन सी ड्रेस टफ के रूप में होता है वो हमारा हो जाता है मॉडरेट। Na2CO3 को आमतौर पर क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट या फिर सोडे का क्लोरेट या फिर सोडा लाइम या फिर सोडा एस। सो सभी ने पढ़ा होगा इससे पहले, जितने भी यदि MSc के स्टूडेंट हैं आप तो इसमें Na2SO3 को बेसिकली जाना जाता है, ये कॉमन सॉल्ट का नेम है। नेक्स्ट वन इज H2O2 के साथ कपास के विरंजन के दौरान निम्न में से किस अस्थायी कारण का उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, एसिटिक अम्ल या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये बेसिकली हमारा होता है सोडियम सिलिकेट, यानी सोडियम सिलिकेट। सो सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। फ्लैट बेड स्क्रीन प्रक्रिया होती है, द फ्लैट बेड स्क्रीन प्रोसेस क्या होता है आपका, इज अ सेमी कंटिन्यूअस ऑपरेशन या फिर कंटिन्यूअस ऑपरेशन
या फिर मैनुअल प्रोसेस या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन। सो जो फ्लैट बेड स्क्रीन प्रक्रिया होती है वो हमारी होती है कंटिन्यूअस ऑपरेशन, यानी निरंतर संचालन प्रक्रिया है। डैश प्रौद्योगिक अपशिष्ट जल की रासायनिक विशेषताओं को इंगित करता है, किसको? पीएच को, बीओडी, सीओडी या फिर उपरोक्त में से सभी को। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सीओडी। नेक्स्ट बाजी, इनमें से कौन सा बेस्ट वाटर का प्राथमिक उपचार नहीं है? सो विच वन इज द नॉट प्राइमरी ट्रीटमेंट? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है वेस्ट वाटर का। ऑप्शन गिवन है स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशंस, नेक्स्ट आपका है इक्विलाइजेशंस या फिर इरिटेंट लेगुन्स। सो इसमें जो प्राथमिक उपचार नहीं है वो हमारा आ जाता है इक्विलाइजेशंस, यानी स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशंस और इरिटेंट लैगून जो है आपका आ जाता है। लेकिन जो हमारा इक्विलाइजेशंस है ये प्राइमरी में नहीं आता है, यानी जो वेस्ट वाटर है उसका प्राइमरी ये नहीं होता है, यानी प्राइमरी जो उसमें प्राइमरी जो प्राथमिक उपचार होता है उसमें ये नहीं आता है। भारत में अपशिष्ट मानकों के लिए दिशा निर्देश डैश द्वारा जारी किए गए हैं, क्या किसके द्वारा? वाटर एक्ट 1974, द ईपीए यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 या फिर सीपीसीबी या फिर एमओईएफ डबल सी। सो ये हमारा इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वाटर एक्ट 1947। नेक्स्ट वन इज निम्न में से कौन सी छपाई की प्रत्यक्ष शैली नहीं है? ऑप्शन गिवन है आपके स्टेंसिल प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई एंड स्क्रीनिंग पेंटिंग। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द स्टेंसिल स्टील प्रिंटिंग, आपकी डायरेक्ट शैली में नहीं आती है। द्वितीयक उपचार के दौरान लक्ष्य प्रदूषक यानी द टारगेट पोल्यूटेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? बीओडी, सीओडी, टीओसी या फिर ओएनजी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सीओडी, यानी कार्बन ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित एक पानी घुलनशील डाई नहीं है। फॉलोइंग इज अ वाटर इनसॉल्युबल डाई, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर इनसॉल्युबल डाई है? ऑप्शन गिवन है आपके डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, वेट डाई एंड रिएक्टिव डाई। तो इसमें जो रिएक्टिव डाई वेट डाई जो है आपकी वो वाटर सॉल्युबल डाई नहीं है। और इसमें से जितने भी डाई है यानी डायरेक्ट डाई, एसिड डाई एंड रिएक्टिव डाई, ये सारी डाई आपकी जो है सॉरी स्टूडेंट, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, क्योंकि वेट डाई वाटर मतलब वाटर में जो है घुलनशील होती है। इसमें जो आपका रिएक्टिव डाई होती है ये वाटर में घुलनशील नहीं होती है, यानी वाटर इनसॉल्युबल डाई आती है। और डायरेक्ट डाई, एसिड डाई एंड वेट डाई जो होती है आपकी वाटर सॉल्युबल डाई होती है। नेक्स्ट वन इज अपशिष्ट जल की डैश के बेअसर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का उपयोग किया जाता है। एसिडिटी यानी अम्लीयता, क्षारीयता, अम्लीयता एवं क्षारीयता या फिर हार्डनेस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द अम्लीयता एवं क्षारीयता, यानी एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में इक्कत केंद्रों में से एक है? चित्रकूट, संबलपुर, मंगलौर या फिर नागपुर। तो जो संबलपुर है वो भारत के इक्कत के केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट वन इज कैदल और एक धोती को संदर्भित करते हैं। बांधनी, घरचोला, पैठनी या फिर कलमकारी। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बांधनी। कलमकारी में निम्नलिखित में से कौन मॉडरेट के रूप में कार्य करता है? इंडिगोफेरा, गुड, हर हर यानी मायरोबलम मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, या फिर काउ डंग। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द गुड, यानी जैगरी। जैगरी जो है कलमकारी में मॉडरेट के रूप में कार्य करती है, यानी जो जैगरी होती है उसको मॉडरेट के रूप में यानी एज ए फिक्सर के रूप में उसमें डाला जाता है। सो कलमकारी के लिए मैं बता दूं कि कलमकारी जो बेसिकली होती है इसमें एक बम्बूस का एक, जैसे हम पेन यूज़ करते हैं वैसे बम्बूस की एक पेन की तरह बना होता है और उससे जो है कलमकारी की जाती है। सो इसमें जो मायरोबलम होता है वो एक जो भी काऊ डंग को यूज़ करने के बाद उसमें जो स्मेल हो जाती है, उसमें जो स्मेल हो जाती है वो मायरोबलम नाम का एक फ्लावर होता है, उसको पेस्ट बना करके उस पे अप्लाई किया जाता है एंड देन वो जो है उसमें से जितने भी आपके इम्प्योरिटीज़ हैं और जितने भी गंध हैं वो सारे आपके निकल जाते हैं। कलमकारी को मैं आपको डिटेल में और आगे समझा दूंगी जब आपके टॉपिक वाइज सेशन में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ उसमें।
बालूचर साड़ियों में से निम्न में से कौन से मुख्य डिजाइन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पौराणिक चरित्र या फिर पुष्प रोमांकन, ज्यामिति रोमांकन या फिर पशु रोमांकन। सो जो बालूचर साड़ियाँ होती हैं उसमें आपका जो ज्यामिति डिज़ाइन है यानी ज्योमेट्रिकल मोटिफ है उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जंगला और तन छोई साड़ियाँ निम्न में से किसके एक प्रकार है? जामदानी, चंदेरी, बनारसी या माहेश्वरी। सो ऐसी साड़ियों में जामदानी जो है जामदानी साड़ी जो है इसके में एक प्रकार है। माहेश्वरी एक कपड़ा है जिसे बनाया जाता है रेशम और कपास से, केवल रेशम से या फिर ओनली कॉटन से या पॉलिस्टर से। सो माहेश्वर जो है वो पॉलिस्टर पॉलिस्टर कॉटन को मिक्स करके जो है बनाया जाता है। कला हस्ती शैली की विशेषता है क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग, बुना डिजाइन, मुक्त हस्त रंगांकन या फिर फ्री हैंड ड्राइंग या फिर एनिमल मोटिव्स। सो इसमें जो आपके ऑप्शन करेक्ट हो गया दैट इज द ब्लॉक प्रिंटिंग। ये एक प्रकार की ब्लॉक प्रिंटिंग है। निम्न में से किसे पेडना कलमकारी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन गिवन है आपके कलमकारी की मछलीपट्टम शैली या फिर कलमकारी की जो कला हस्त शैली है या फिर काशिम शैली की कलमकारी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसको बेसिकली जाना जाता है जो कलमकारी की कला हस्त शैली है यानी कला हस्ती स्टाइल ऑफ कलमकारी। जामदारी है क्या? जामदानी इज एन प्राचीन रंगाई और छपाई की तकनीक, हाथ करघा तकनीक, छपाई तकनीक या फिर कशीदाकारी की तकनीक। सो इसमें जो आपको जामदारी एक प्रकार की कशीदाकारी टेक्निक है यानी एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है, यानी इसमें क्या किया जाता है? एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है। नेक्स्ट वन इज उत्प्रेरित कीचड़ को कभी कभी निम्न में से किससे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन गिवन है आपके द्रव्य बैड जैविक ऑक्सीकरण प्रणाली यानी सिस्टम, स्थिर बैड जैविक ऑक्सीकरण प्रणाली या फिर टर्निंग बैड जैविक ऑक्सीकरण प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। सो इसको बेसिकली जाना जाता है आपके टर्निंग बैड जैविक ऑक्सीकरण प्रणाली यानी टर्निंग बैड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन इज अस्थाई कठोरता वाले जल को यानी परमानेंट हार्डनेस वाटर में बी सॉफ्टनेड बाय पासिंग इट थ्रू, यानी किसके द्वारा इनकी जो है अस्थाई जो कठोरता है उनको मृदु बनाया जा सकता है यानी सॉफ्टनेस लाया जाता है। सोडियम सिलिकेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट या फिर सोडियम फॉस्फेट। सो इसको बेसिकली बनाया जाता है सोडियम सिलिकेट के द्वारा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज डैश टू कंज्यूम वेस्टेज, केमिकल या फिर फिल्ट्रेशन के द्वारा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इनमें से कोई नहीं। सो इनमें से किसी यानी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इन सभी किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन इज पूरे कपड़े के कुछ मात्रा में पक्केपन के साथ रंग का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? रंगाई, छपाई, डिस्चार्ज शैली या फिर रेजिस्टेंस स्टाइल यानी डाइंग, प्रिंटिंग, डिस्चार्ज स्टाइल या फिर रेजिस्टेंस स्टाइल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द रजिस्टेड स्टाइल। कन्वेंशनल ट्रेटरीज जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज क्या कहलाता है? ऑप्शन गिवन है आपके केमिकल यानी रासायनिक स्कंदन और फ्लोकुलेशंस या फिर आपके फिल्ट्रेशन या फिर सेमिटेशन यानी सेडिमेंटेशंस यानी ऑप्शन हिंदी में आपका है अवसादन या इनमें से कोई नहीं। सो इसमें बेसिकली हो जाता है अवसादन यानी सेडिमेंटेशंस। डैश और डैश दो प्रकार की स्क्रीन प्रिंटिंग है, फ्लैट और रोटरी, गोलाकार और रोलर, सिलेंडराकार और चपटी यानी फ्लैट या फिर सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर यानी गोलाकार, सर्कल यानी गोलाकार। सो ये बेसिकली हमारा आ जाता है सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर होता है। नेक्स्ट वन इज the sewage treatment unit in which anaerobic decompositions of organic water is used और called क्या होता है? बेसिकली इम हाफ टैंक होता है या फिर ट्रिकिंग फिल्टर्स होते हैं, कीचड़ अवसादन टैंक या इनमें से कोई नहीं। सो ये हमारा इम हाफ टैंक होता है। अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से संबंधित है? बालोतरा, पाली, बंगरू या फिर बाड़मेर। सो ये जो हमारा संबंधित होता है ये होता है बाड़मेर के
द्वारा। नेक्स्ट वन इज अजरक एक इंडिगो आधारित प्रकार है। किसका प्रकार है बेसिकली? छींटदार यानी ब्लॉक प्रिंटिंग कॉटन क्लॉथ, क्लॉथ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, या फिर ब्लॉक प्रिंटेड सिल्क क्लॉथ, या फिर इंडिगो डाई कॉटन क्लॉथ। सो ये बेसिकली हमारा होता है प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ होता है। वे रंजक जिनकी वस्त्र तंतुओं के प्रति बंधुता नहीं है, उन्हें मॉडरेट के मदद से तंतुओं के साथ जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, सल्फर डाई, या फिर मॉडरेट डाई। इसे बेसिकली जाना जाता है मॉडरेट डाई यानी मॉडरेट रंजक के द्वारा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेलुलोज एंड रिएक्टिव डाई इज। ऑप्शन गिवन है आपके, कोवैलेंट बॉन्ड वो बनाता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या फिर आयनिक बॉन्ड बनाता है, या फिर वेट डाई वॉल्स फोर्सेस। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द आयोनिक बॉन्ड बनाता है यानी आयनिक बंधक बनाता है। नेक्स्ट वन इज फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन का प्रयोग करने में आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या क्या होती हैं? यानी धब्बे बढ़ना, जोड़ के निशान होना, किनारियों से किनारी में असमानता होना, यानी जो भी सिवलेज हैं टू सिवलेज वेरिएशंस आ जाते हैं, या इनमें से सभी। इस प्रकार के जो फ्लैट बेड प्रिंटिंग होती है, इनमें जो समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं वो आती हैं हमारी स्पीकीनेस यानी धब्बे पड़ना, स्पीकनेस आ जाती है। मस्जिष्टा या भारतीय मजीठ है, क्या है एक प्रकार का, यानी मैडर्स है, क्या है? एंथ्राक्विनोन आधारित एक लाल रंजक है, या फिर एंथ्राक्विनोन आधारित नीला रंजक है, या फिर एंथ्राक्विनोन आधारित एक ब्लैक डाई है, या फिर एंथ्रोक्विनोन आधारित एक पर्पल डाई है। ये हमारी होती है एंथ्राक्विनोन बेस्ड ब्लू डाई, एक नीला रंजक है। नेक्स्ट वन इज छपाई की सांगानेर शैली में लाल और काले रूपांकनों को हल्का पीलापन ली हुई जमीन पर छापा जाता है। यह शैली बेसिकली क्या कहलाती है? सियाही बेगर शैली, सियाही शैली, या फिर खंडुआ शैली। ये जो शैली जानी जाती है वो शाही शैली यानी सियाही शैली के स्टाइल के नाम से जानी जाती है। डैश इज अ फिनिश फॉर लाइनर और लाइन लाइक फाइबर क्या है? यानी एक परिसज्जा जो लिलन और लिलन लाइक फैब्रिक क्या है? यानी जो लिलन या लिलन सदृश वस्त्रों को दी जाती है, यानी उससे दिखने वाले वस्त्रों को दी जाती है। क्रेबिंग, बिटलिंग, स्कोरिंग, या फिर कार्बोनाइजेशन। इसमें आपका आ जाता है बिटलिंग। बिटलिंग के द्वारा कपड़े में बेसिकली चमक लाया जाता है। COD की अनुमेय सीमा क्या है? 250 से 500 ppm, 250 से 1000 ppm, 500 to 1000 ppm, या फिर मोर देन 1000 ppm। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मोर देन टू 1000 ppm। एकल चरण प्रोसीओन छपाई प्रक्रिया बेसिकली है क्या? प्रिंटिंग पेस्ट में क्षार होता है, प्रिंटिंग पेस्ट में क्षार नहीं होता है, प्रिंटिंग पेस्ट में एसिड होता है, या फिर प्रिंटिंग पेस्ट में एसिड नहीं होता है। इसमें हो जाएगा प्रिंटिंग पेस्ट में क्षार नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज ताने की दिशा में कपड़े में लहराती सफ़ेद या रंगीन लकीर के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? ऑप्शन इसमें गिवन है आपके, डॉक्टर स्टिक, मोटल, या फिर आपके स्क्रीम्स, या फिर फ्लशिंग। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द स्क्रीम्स। नेक्स्ट वन इज निम्न में से कौन सी छपाई सामान्यतः तौर पर गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर की जाती है, यानी जो उसका बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है? प्रतिरोधक, डिस्चार्ज, ब्लॉक, या फिर स्क्रीन। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द डिस्चार्ज प्रिंटिंग होती है, यानी जो डिस्चार्ज छपाई होती है उसका जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क कलर का लिया जाता है। ब्रोकेट कपड़े में किस प्रकार की बुनाई होती है? क्रेप बुनाई, अतिरिक्त बाना तकनीक यानी एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक, जैक्वार्ड वेव, या फिर लिनो वेव। इसमें होती है हमारी एक्स्ट्रा वेव टेक्निक, यानी अतिरिक्त बाना का तकनीक यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट वन इज रूरल प्रिंटिंग विद अ पैटर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक, यानी कपड़े के दोनों पृष्ठों पर समान पैटर्न के साथ रोलर प्रिंटिंग क्या कहलाती है? डायरेक्ट रोलर, वार्प रोलर, ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर डुप्लेक्स प्रिंटिंग। सो जब भी दोनों तरफ की बात आती है और रूरल के द्वारा होती है, वो हमारा डायरेक्ट रोलर के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट वन इज सबसे प्रसिद्ध ब्रोकेट जिसे किम्ब ख्वाब के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ की है? महाराष्ट्र, बनारस या फिर लखनऊ या फिर कांचीपुरम। सो वो हमारा जाना जाता है महाराष्ट्र की है, जो सबसे प्रसिद्ध ब्रोकेड है। अजरक है क्या? स्क्रीन प्रिंटेड टेक्सटाइल, हैंड वुवन टेक्सटाइल, ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल या फिर प्रिंटेड टेक्सटाइल। सो अजरक जो हमारा आ जाता है वो स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स है। नेक्स्ट वन इज कलमकारी चित्रकला में देवताओं को डैश रंगों से चित्रित किया जाता है। ऑप्शन है पील गेरू यानी येलो ऑर्च से, या फिर रेड से, ब्लू से या फिर ऑरेंज से। सो कलमकारी में दो ही कलर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, रेड एंड ब्लू। सो इसमें जो बेसिकली देवताओं के चित्र के लिए, यानी जो उनके देवता, उनके लिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है, यानी जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सेकेंड नंबर। सोडियम सल्फो सोडियम सल्फोक्लिकेट फार्मेडिहाइड किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? रोंगलाइट ए, रोंगलाइट डी, रोंगलाइट सी या फिर रोंगलाइट बी। सो इसे बेसिकली जाना जाता है रोंगलाइट बी के नाम से। नेक्स्ट वन इज पोटेशियम क्लोरेट के निम्न में से किसके रूप के कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? ऑक्सीकरण, मॉडरेट, लघुकारक या फिर एंटी क्लोरेट। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द ऑक्सीकारक। नेक्स्ट वन इज इच्छित रंग प्राप्त करने के लिए पहले से रंगे हुए कपड़े पर एक अतिरिक्त रंग का संयोजित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन गिवन है आपके स्ट्रिपिंग, टॉपिंग, प्रिंटिंग या फिर कॉस्ट डाइंग। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द प्रिंटिंग। मध्य प्रदेश में निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध, यानी मध्य प्रदेश जो है किस के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन गिवन है पैठ पैठ पैठनी यानी पैठानी या फिर पटकल, मशरू या फिर चंदेरी। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, यानी मध्य प्रदेश की जो है चंदेरी साड़ी जो है फेमस है। पोचमपल्ली भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो पोचमपल्ली का कोई जिक्र ही नहीं है। अब ये आपके दो ऑप्शन गिवन है जिसमें से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो इसमें जो होता है तमिलनाडु पोचमपल्ली से ये राज्य से संबंधित है। डाबू एक प्राचीन रेजिस्टेंट प्रिंटिंग है, यानी डाबू इज एन एंसेंट रजिस्टेड क्या है? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, हैंड प्रिंटिंग टेक्निक, टाई एंड डाई टेक्निक या इनमें से कोई नहीं। सो जो दाबू एक प्राचीन प्रतिरोधक प्रिंटिंग है, वो प्रिंटिंग हमारी है टाई एंड डाई की टेक्निक, यानी टाई एंड डाई। क्योंकि आप सभी को पता है ब्लॉक प्रिंटिंग में कोई रेजिस्टेंट प्रिंटिंग नहीं होती है, चित्रकला यानी जो अब प्रिंटिंग की जाती है इससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी जो टाई एंड डाई है यही रेजिस्टेंट प्रिंटिंग में आती है। नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर की सिजिंग की जाती है किसकी उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी इंक्रीज स्ट्रेंथ यानी उसमें मजबूती लाने के लिए, या फिर रिड्यूस पीलिंग, या फिर इम्प्रूव डाई अपटेक यानी वो जो डाई को ज़्यादा अवशोषित कर ले, या फिर इम्प्रूव डायमेंशनल स्टेबिलिटी यानी उसके अंदर जो है आयामी स्थिरता में सुधार लाया जा सके। सो ये बेसिकली जो है उसमें जो पिलिंग्स है या फिर जो रोएं हैं उनको कम करने के लिए सीजिंग की जाती है पॉलिस्टर के वस्त्रों पे। नेक्स्ट वन इज किस प्रकार की कढ़ाई छपाई विधि में रंजक के साथ एक उत्प्रेरक भी शामिल होते हैं? ऑप्शन गिवन है डायरेक्ट प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रेजिस्टेंट प्रिंटिंग या फिर बाटिक प्रिंटिंग। सो पहले ही पूछा है रंजक के साथ उत्प्रेरक भी शामिल होते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द डायरेक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन इज वह छपाई में उच्च अनुभार वाला ऐसा यौगिक जो प्रिंटिंग पेस्ट को गाढ़ापन प्रदान करता है, यानी उनसे जो है उसके जो विस्कोसिटी है उसमें गाढ़ापन देता है।
ऑप्शन गिवन है आपके पिगमेंट इमल्शंस, बाइंडर, थिकनर या फिर एक्टिवेटर, यानी जो वाटर के साथ होके एक्टिवेट करते हैं, यानी कलर के साथ होके रिएक्ट करते हैं, एक्टिवेटक होते हैं, यानी उन्हें उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द एक्टिवेटर, यानी एक्टिवेटर। नेक्स्ट वन इज उच्च दबाव और तेज गति से कपड़े पर दबाव देने या इस्त्री करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कैलेंडरिंग, मोयरिंग या फिर स्वेडिंग या फिर श्रीनाइजिंग। सो इसमें दो ऑप्शन मैंने आप सभी को नहीं बताया है, कैलेंडरिंग और मोयरिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सो जो नेक्स्ट सेशन आपका होगा उसमें मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सो ये हमारा हो जाता है श्रीनाइजिंग क्रिया। पिगमेंट रंजकों को अस्थायी करने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में लाई जाती है? क्यूरिंग, स्टीमिंग या फिर उन्हें सुखाना या फिर वेटिंग यानी गीला करना। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द वेटिंग। मर्सरीकरण करने में के क्या उद्देश्य हैं? यानी जब भी किसी क्लोथ पे मॉइस्चराइजेशन क्रिया होती है वो किस लिए की जाती है? इंक्रीज लस्टर एंड ऑब्जर्वेंसी, यानी उसके अंदर जो है चमक आ जाए और उसके अंदर ऑब्जर्वेंसी यानी अवशोषक की क्षमता बढ़ जाए। टू इम्पैक्ट स्टिफनेस, यानी उसके अंदर कड़ापन लाए, यानी वो कपड़ा जो है कड़ापन दिखे। या फिर रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, यानी जितनी भी उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं उनको मतलब हटाया जा सके, उसे शुद्ध किया जा सके। या फिर रिमूवल ऑफ सेरिसिन, यानी जो सेरिसिन है उसको हटाया जा सके। सो मर्सराइजिंग क्रिया के द्वारा बेसिकली जो है कपड़ों में लस्टर, मुलायमपन, चमकपन और उसकी ऑब्जर्वेंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बुने हुए वस्त्रों पर से रोएं हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में लाई जाती है? सीजिंग या फिर डी साइजिंग या फिर ब्लीचिंग या फिर झुलसाना यानी सीजिंग करना। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द डी साइजिंग। ऑप्शन में पूछा है आपके रोएं हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाई जाती है? तो डी साइजिंग प्रक्रिया के द्वारा जो वस्त्र को जब आप बन जाते हैं, जब वस्त्र रेडी हो जाते हैं फिर भी उसमें छोटे छोटे रोएं होती हैं, तो डी साइजिंग क्रिया बेसिकली जो है उन रोए को काटती है और उन्हें समतल यानी एक समान कपड़े को बनाती है, जिससे कपड़े के अंदर चमक भी आती है, कपड़े के अंदर एक प्रकार का लस्टर आता है, उसके अंदर ऑब्जर्वेंसी की क्षमता बढ़ती है। और ब्लीचिंग के द्वारा बेसिकली जो है कपड़ों में सफ़ेदी लाई जाती है। किसी भी प्रकार का कपड़ा है तो ब्लीचिंग करके उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है यानी उसमें जितनी भी पीलापन है उन सभी को कम किया जाता है और उसमें सफ़ेदी लाई जाती है। सीजिंग यानी कपड़ों के झुलसाए जाते हैं, यानी जितने भी रोएं उसके ऊपर होते हैं या और साथ ही साथ कपड़ों को झुलसाने के साथ साथ उनमें जिन रोएं को हटाने के साथ साथ पीलिंग भी की जाती है, यानी जो भी छोटे छोटे रोएं हैं उनको हटाया जाता है, झुलसाया जाता है और उसमें एक समतल और चिकनापन लाया जाता है, जिससे कपड़े के अंदर कड़ापन एवं मुलायमपन हो जाता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द डीसाइजिंग क्रिया, यानी डीसाइजिंग के माध्यम से कपड़ों से रोएं को हटाया जाता है और एक समान कपड़े को बनाया जाता है। वस्त्र परिशोधन के लिए निम्न में से कौन सा कारक प्रयोग में लाया जाता है? CA या फिर NaOH या फिर H2O2 या फिर CMC। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द CMC। अब CMC क्या है इसको मैं आपको डिटेल में अपकमिंग सेशन में बता दूंगी। BOD क्या है? व्हाट इज BOD? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायो ऑक्सीडाइज डिमांड, ब्रोमाइड ऑक्सीजन डिमांड या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो सभी को पता होगा कि जब भी हम BOD की बात करते हैं वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। नेक्स्ट वन इज क्रेबिंग इज अ सेटिंग प्रोसेस ऑफ। बेसिकली जो क्रेबिंग है वो एक प्रक्रिया है, किस पे क्रेबिंग की जाती है? वुल पे, नायलॉन पे, एक्रिलिक पे या पॉलिस्टर पे। सो जब भी क्रेबिंग की प्रक्रिया की जाती है वो एक्रिलिक के वस्त्रों पे की जाती है। कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस हैं जो वूल के ही वस्त्रों पे किए जाते हैं, जैसे कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जो वुल है उसके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ को हटाई जाती हैं, उसके अंदर से जितने स्मेल है उनको हटाया जाता है और वस्त्र को जो है
उसमें से जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर प्राकृतिक रूप से कोई चीज़ें उसमें लगी हैं, उन सभी को हटाया जाता है हटाया जाता है। नेक्स्ट वन इज अजरक छपाई की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। यानी जब भी हम मेकिंग करते हैं, यानी जो अजरक प्रिंटिंग होती है उसका सही सीक्वेंस क्या है, यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या है, वो हमसे पूछा गया है। आपका पहला ऑप्शन गिवन है गोंद लगाना यानी अप्लाई गम, डाइंग विथ मायरोबलम यानी जो पीले रंग का, मैं मायरोबलम का फिगर भी आप सभी को जो अपकमिंग सेशन होगा जब मैं एक एक प्रिंटिंग को टॉपिक वाइज क्लियर करूँगी तो उसमें मैं आपको मायरोबलम भी दिखाऊंगी कि मायरोबलम जो है दिखता कैसा है, क्योंकि बहुत बच्चे को मायरोबल में भी कन्फ्यूज़न होता है। एंड वॉशिंग ऑफ फाइबर या फिर एप्लीकेशंस फॉर ऑफ ब्लैक कलर, डाइंग विद इंडिगो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एलम यानी फिटकरी लगाते हैं, यानी फिटकरी को अप्लाई किया जाता है। सो इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस आपका आएगा वो आ जाएगा कि मायरोबल के साथ रंगना, यानी जो मायरोबलम है उसके साथ उसकी रंगाई करना। मायरोबलम के साथ जब रंगाई की प्रक्रिया हो जाती है तो कपड़े को जो है धोया जाता है। इससे भी पहले यानी मायरोबलम में रंगने से पहले भी एक प्रक्रिया आती है जब उसे जो है काऊ डंक में उसे जो है उस कपड़े को वॉश किया जाता है। काऊ डंक में कपड़ा वॉश होने के बाद मायरोबल में वॉश होता है एंड देन फाइनली उस कपड़े को जो है मायरोबल में रंगने के बाद उस कपड़े को वॉश किया जाता है। कपड़ा वॉश होने के बाद उस पे गम लगाया जाता है यानी गोंद अप्लाई किया जाता है। गोंद अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर काला रंग लगाया जाता है एंड देन उसे इंडिगो में रंगा जाता है, यानी अभी उसको ब्लू कलर के रंग में, इंडिगो रंग में रंगा जाता है। एंड देन लास्ट में उस पर फिटकरी लगाई जाती है और ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, यानी इस पर रेड रंग भी चढ़ाना है यानी लाल रंग भी करना है तो फिटकरी लगाने के बाद उसे साफ किया जाता है एंड देन फिर उसे जो है रेड रंग उस पर अप्लाई किया जा सकता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा घुलनशील नील कारक है, यानी कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्युबल ब्लूइंग एजेंट, यानी कौन सा ऐसा ब्लू कलर है जो वाटर में घुलनशील है। पर्शियन ब्लू या फिर मिथाइलिन ब्लू, इंडिगो या फिर अल्ट्रामेरिन। सो इसमें जो ये आपका इंडिगो होता है, सो आपने देखा होगा घरों में भी आप इंडिगो कलर यूज़ करते हैं जो वाटर में आसानी से घुल जाता है और आप अपने वस्त्र पे अप्लाई कर पाते हैं। पर्शियन ब्लू, मिथाइल ब्लू और अल्ट्रामेरिन ये तीनों वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। पीएवी और सीएमएसआर क्या है एक तरीके का लेवलिंग एजेंट है या फिर सॉफ्टनिंग एजेंट है या फिर सीजिंग एजेंट है, साइजिंग एजेंट है या फिर डी साइजिंग एजेंट है। सो ये एक प्रकार का सॉफ्टनिंग एजेंट है जो बेसिकली कपड़ों में यूज़ किया जाता है सॉफ्टिंग के लिए, यानी उनको मुलायम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज क्रियाशील रंजकों के साथ सूती कपड़े की छपाई केवल तभी पूरी होती है जब उसे अम्लीय घोल से पूर्व उपचारित किया गया हो या फिर क्षारीय घोल से पूर्व उपचारित किया गया हो या फिर उसे मर्शकृत हो या फिर ब्लीच्ड हो, यानी उसे ब्लीच्ड किया गया हो। सो ये तब होता है जब उसे ब्लीच्ड किया गया होता है। डैश वह बेलंकार बर्तन है जो रस्सी के रूप में सूती कपड़े के शोधन के लिए विशेष रूप में डिज़ाइन किए गए हैं। ऑप्शन गिवन है जिगर, कीयर या फिर एजर या फिर मैगल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा हो जाएगा दैट इज द मैगल। नेक्स्ट वन इज अम्ल उत्पादक लवण के साथ ऊन में उपस्थित सेल्यूलोजिक अशुद्धियों को दूर करने का उपचार क्या है। सो इससे पहले मैंने अभी आपको बताया है कि जो ऊन के बेसिकली यानी जो ऊन जो है उसमें से जितने भी सेल्यूलोजिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनके लिए बेसिकली क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिनके द्वारा उनकी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है।
ओके, सो इसमें आपके ऑप्शन गिवन है कार्बोनाइजेशन, सल्फ्यूराइजेशन या फिर मर्सरीकरण या फिर रिडक्शन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द कार्बोनाइजेशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सल्फ्यूराइजिंग की क्रिया, मर्सराइजेशन, ये दोनों बेसिकली कॉटन के कपड़े पे होते हैं। नेक्स्ट वन इज सोडियम डाइथियोनाइड डैश ब्लीचिंग के उपचार के लिए पसंदीदा उपचायक है क्या? पॉलिस्टर, रेशम, कॉटन एंड वूल। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द कॉटन। सो आज आपके टोटल मैंने 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप आपको आज के जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे तो इसे आप करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आपको यूजीसी, जहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम। और यहाँ पे मैं आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों को ही बहुत डिटेल में कवर कराती हूँ। साथ ही साथ जितने भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं या फिर आपके कुछ जो रिट एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, इन सारी चीज़ों को, इन सारी वीडियो को मैं आपको अपलोड करती रहती हूँ। जो रिसेंट, जो आपके अप टू डेट चीज़ें हैं या फिर जितने भी एआई टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी या फिर डीप सीक या फिर कुछ ऐसे भी आपके टूल्स हैं जिन्हें हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि कैसे आप एक साइटेशन को कैसे प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, या फिर जो भी सेट के एग्जामिनेशन है उन सभी को मैं आपको डिटेल में कवर करा सकती हूँ। तो आप ये सारी वीडियो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।